देखिए, अब बात की जा रही है आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस द प्राइस एट विच द एसेट इज सोल्ड। जिस प्राइस पर आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं उसको बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन केस ऑफ एक्सचेंज, द फेयर मार्केट वैल्यू of the property granted in exchange on date of the exchange will be the full value of consideration। इसका मतलब समझो, जैसे आपने कोई एसेट अगर सेल किया ना, आपने जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया ना, तो मार्केट प्राइस है, जैसे मान लो आपकी बाइक है ना, आपने बाइक सेकेंड हैंड बाइक यूज किया वो बाइक आपने मार्केट में उसको जाकर सेल कर दिया, लगा दिया, ओएलएक्स पर बिक गया। ठीक, आपका बाइक बिका 50,000 रुपए का, कोई पुरानी पल्सर थी, आपने 50,000 में बेच दिया, तो 50,000 आपको कैश मिल गया। जितना पैसा आपको मिला सेल प्राइस, यही बनेगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में आपने बेचा है। ठीक, ये तब हो गया जब आपने कैश में सेल किया, 50,000 मिल गया आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंपनी में ऑफर निकलता है कि भाई पुरानी बाइक आप एक्सचेंज करा लीजिए, तो आप जाते हैं कंपनी में, नया बाइक परचेज करते हैं और पुराना वाला उसमें एक्सचेंज होता है, उसकी वैल्यू जो होती है लेस कर दी जाती है ना, उसका पैसा नहीं मिलता आपको, आपकी उसी नए बाइक में उसकी वैल्यू लेस कर दी जाती है। अब मान लीजिए नया बाइक आपने लिया 1,00,000 रुपए का और पुरानी बाइक की वैल्यू आपको 30,000 रुपए उसमें एक्सचेंज वैल्यू पर लेस की गई, तो जो 30,000 रुपए आपका उसमें लेस किया गया है एक्सचेंज करते वक्त, यही 30,000 रुपए आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ओल्ड बाइक मानी जाएगी। अब बात समझ में आया इससे मतलब क्या होता है? यस सर। अगर कैश में सेल कर रहे हो, जो कैश मिला आपको वो आपका हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज करते वक्त जो वैल्यू उसमें वैल्यू की गई है, जितने वैल्यू उस पर लेस किया जा रहा है, वही वैल्यू क्रेडिट जो दिया रहा है वो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान जाएगी। ठीक है, अब अगला आ रहा है आप सामने ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स एसेट्रा रिसीव अंडर ईसॉप। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक बोलते रहे हैं ईसॉप। आपने बीकॉम सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट में पढ़ा होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान चैप्टर था आपका। इन केस ऑफ गिफ्ट या एक्सेट्रा, जब कंपनी नहीं पढ़े हो या भूल गए हो, सुन लो, अगर भूल भी गए हो या नहीं पढ़े हो तो हम दोबारा बता देते हैं आपको, इस समय जरूरत है आपके यहाँ पर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है, ऐसा शेयर दिलाती है जो कंपनी के सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को दिया जाता है ना, और वो मार्केट रेट से कम रेट पर दिया जाता है, बहुत ही कम रेट पर, सस्ते में दिया जाता है, इसलिए कि एम्प्लॉय हमारे पास जुड़ा रहे, हमारे एम्प्लॉय होने के नाते उसको इसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, उसमें कुछ डाल दिया जाता है वेस्टिंग पीरियड, कहता है भाई जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ 3 साल तक लगातार काम करेगा उसको हम 100 वाले जो शेयर मार्केट चल रहे हैं उसको हम 25 में दे देंगे। हम अब एम्प्लॉय सोचेगा ना 100 वाला शेयर हमको 25 में ही मिल जाएगा, इतना 25% फायदा होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 3 साल हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। 3 साल पहले जब आप छोड़ देंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन है कि 3 साल तक काम करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं 25 में, आप करिए या ना करिए ये आपकी मर्जी है, एम्प्लॉय की मर्जी। इसको ये ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए नाम रखा गया है ऑप्शन। एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिया गया कि आप 3 साल काम कर लेंगे तो आपकी मर्जी होगी, आप चाहें तो सस्ते में शेयर हम आप देखिए आप ले सकते हैं, और आप नहीं चाहते हैं तो मत लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका है। भैया कोई ऑप्शन छोड़ेगा ये वाला, जो उसको 100 का सामान 25 में मिल रहा है तो ऑप्शन कोई छोड़ेगा कहाँ, एम्प्लॉय ले लेता है। और कंपनी इसलिए देती है ऑप्शन ताकि एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो, कम से कम एम्प्लॉय छोड़ के भागे, बुरा है, हम कम से कम 3 साल हमारे काम करें, रोज रोज भागे ना हमारे यहाँ से, इसलिए उनको सस्ता शेयर शुरू किया जाता है। तो जाहिर सी बात एम्प्लॉय का तो या तो उनको यू कह लो इनके साथ गिफ्ट, तो गिफ्ट तौर पर दिया गया अलग से, जो 3 साल काम करोगे तो शेयर फ्री दे देंगे आपको, या इतने शेयर फ्री मिल जाएगा आपको, गिफ्ट फ्री दे देंगे आपको रिवार्ड तौर पर। तो एम्प्लॉय के हैंड में तो क्या आया, फ्री में आया, तो उसके इसमें क्या माना जाएगा कंसीडरेशन, देखो where shares debenture warrants received under employee stock option plan or scheme are transferred under a gift or irrevocable trust, the market value of the date of transfer shall be deemed to be the full value of consideration received or uh, acquiring as a result of transfer of the completion of the capital। कैपिटल करते वक्त आप सब कहा गया, इसमें क्या होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड, जिस दिन डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, अब आप जिस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होगी वही उस वैल्यू का, उसकी शेयर्स का कंसिडरेशन माना जाएगा उस डेट पर जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो जानती हो शेयर्स में क्या है, हमेशा आपने सोचा आज शेयर की प्राइस जो है वो कल कुछ और रहेगी, परसों कुछ और रहेगी। यू कह लो
अभी सुबह कोई प्राइस देखोगे, 1 घंटे बाद देखोगे तो बदलता रहता है, आप जानते हैं ये बात ना। तो उसी लेकिन फिर भी उस डेट पर क्लोजिंग डेट की जो प्राइस क्लोज होगी उसको मान लिया जाता है, क्योंकि प्राइस में घटती बढ़ती रहती है। अब आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, सी। अब लैंड बिल्डिंग आप जानते हैं, इसमें आप बताया गया था ना आपको, लैंड बिल्डिंग वाले में कितना महीना किया था महेंद्र? 24 महीना 36 महीना शॉर्ट लॉन्ग के लिए? 36 महीना। महेंद्र सोच के बोलो, लैंड बिल्डिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। जरा पेज पलटिए अपना, हमने डायग्राम बनवाया था आपको ना, पेज पलटिए जरा। अब बताइए लैंड बिल्डिंग के लिए क्या माना गया था, शॉर्ट टर्म पीरियड लॉन्ग टर्म पीरियड? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म भी तो होगा सर। नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म का समय कितना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना समय रखा गया है? अगर आप भूल गए आप लोग, पिछला भूला मत कीजिए। हमने बताया भी, प्रोविजन बताया, इवन अमेंडमेंट हुआ था वो बताया, डायग्राम बनवाया था कि उसमें 2017 से पहले का होगा। 24 महीना भी था, 36 महीना भी था सर। हाँ तो वो बताइए हमको आप ना। हाँ यही था सर कि 1 अप्रैल 2017 को अगर सर खरीदते तो सर 24 महीना था, उस पे ट्रांसफर उसको या करते हैं उसके अगर 1 बाद? अप्रैल 2017 पे। हाँ, और अगर और उसके पहले 31 का है तो मार्च 2017 पे अगर 31 ट्रांसफर मार्च करते हैं तो 36 2017 के पहले का है तो 36 मंथ्स से कम है तो शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। और ये उसके बाद से बदल गया। अगर हम लोग खड़े हैं, मान लो जो हमारा प्रीवियस ईयर है जिसकी टैक्सबिलिटी हम लोग कर रहे हैं हम लोग, यानी 2021 का, तो 2021 में क्या माना जाएगा? ये 24 मंथ लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए कि 36 मंथ लेंगे? 20-21 के लिए सर 31 मार्च। मतलब आपको समझना बहुत। 36 मंथ लेंगे ना हाँ, सर? कितना 36 लेंगे? मंथ लेंगे, 36 मंथ। अच्छा बच्चा, अरे नालायको, अभी तुमने बताया हमको सर 1 अप्रैल 2017 ऑन और आफ्टर, यानी उसके उसके बाद जैसे क्या लेना है आपको? 24 24 महीना। 36। तब बच्चों इस तरह मत करिए आप, हम इसीलिए बीच बीच में रोक रोक के आपको पीछे वाला बैकअप लगाते रहते हैं। इतने अच्छे से प्रोविजन कवर कराया, उसका डायग्राम भी बनवाया, चार्ट बनवाया, आपको कई कई बार डिस्कस किया, फिर भी अभी भी डिस्कस कर बता रहे हैं तब भी आप भूल जा रहे हो। इसीलिए हम बार बार, हम चाहें तो इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, पिछला क्या जरूरत है, लेकिन पिछला भी हम साथ साथ बैकअप लेके चलते हैं जोड़ते हुए, ताकि पिछला भूल ना जाए। यहाँ पर आ गया बात तो हम रिपीट करवा दिए यहाँ पर आपको। अभी अब याद रहेगा आपको ना, क्या भी भूल जाएंगे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें लिखा था 1 अप्रैल 2017 ऑन और आफ्टर, यानी उसके उस दिन या उसके बाद से क्या माना जाएगा उसका? 24 मंथ माना जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा? 24 मंथ से ज्यादा। तो हम लोग खड़े 20-21 में, तो 20-21 में क्या मानेंगे? 24 मंथ से कम सेल करेंगे, उसकी होल्डिंग रहेगी शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से अधिक रहेगा तो लॉन्ग टर्म। आप 36 क्यों कर रहे हैं महेंद्र जी? कंफर्म हुआ कि नहीं अभी? बताइए, आगे बढ़े। हाँ सर। तो कहाँ से कंफ्यूज आ रही है आप लोग को, क्यों भूल जा रहे बच्चा? सर ये क्या कहते हैं कि अगर जैसे कि हम लोग जैसे टैक्सेबिलिटी करें 20-21 का, हाँ, तो वही सर बोला ना कि यानी 1 अप्रैल 2020 से 20 को, या तो उसके बाद अगर सर का ट्रांसफर होगा तो मतलब 20 नहीं 24 महीने का। 17 बोला है, 1 अप्रैल 2017 बोला है, देखो हाँ सर उसमें तो 17 ही बोला है। तो लिखा है ऑन और आफ्टर, इसका क्या बताया था हमने? यस 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद, कभी भी यस इसके बाद तो भाई 2020 उसके बाद ही ना पड़ेगा, पहले पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो लग रहा है मैंने तुम्हारी आज तारीफ ज्यादा कर दी है क्या? नहीं सर, हाँ, और ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये 31/3/2017 वाला कॉन्सेप्ट जो 36 महीने वाला है सर, फिर से एक बार समझा दीजिए सर, थोड़ा सा बस। उसके पहले डेट डिफाइड हो गया, 31/3/2017 से पहले का अगर आपने कोई एक्वायर कर रखा है तो उस प्लान के लिए, उस एसेट के लिए 36 महीना रखा गया है। और 1 अप्रैल 2017 के या उसके बाद आपने परचेस होल्ड किया है, सैंक्शन किया है, तब उसको रख दिया गया है 24 मंथ। मैंने पहले 3 साल ही था, आ गया सर, अप्रैल 17 समझ के में आ बाद से गया, 2 साल किया गया, अमेंड आ किया गया गया। सर, अभी ठीक समझ है, में आया सर एकदम। ठीक है सर, चलिए एकदम आ ठीक गया है। समझ में अच्छे से सर। इसीलिए बार बार हम लोग के बीच बीच में पिछले हम बैकअप देते रहते हैं कि आपको छूटे ना इसमें और ना सर कंफर्म मैं होता जाए। कंफ्यूज था, अब कंफर्म हो गया सर, चलिए एकदम अच्छे से आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। थैंक यू। अब यहाँ कह रहा है वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्सपेयरिंग अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनी बाय एन एसएससी ऑफ
capital assets, being land or building or both, is less than the value of adopted assets for the assessable by any authority of state government या stamp valuation authority for the purpose of the payment of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted, assessed or assessable shall for the purpose of the section 58 deemed to be full value of the consideration received or accruing as a result of such transfer, where the value assessed by the stamp valuation authority does not exceed 110% of the consideration. The consideration received or acquiring shall be deemed to be full value of consideration. अच्छा, where the assessee claim before the, देखो होता क्या है ना यहाँ पर, जब आप थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि लॉ की लैंग्वेज है ना, थोड़ा बहुत घुमावदार रहता है। थोड़ा सा हम आपसे बात कर रहे हैं और हमसे आप जवाब दीजिएगा, आप सुनिए मेरी बात को, जब और जानकारी अगर आपको है बताइएगा। देखो नॉर्मली जो पब्लिक है अपना दिमाग लगाती है, टैक्स बचाने की कोशिश करती है, सोचती है टैक्स कम देना पड़े हमको ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि तुम लोग जानते हो कि कोई प्रॉपर्टी परचेस सेल होती है, जब रजिस्ट्री कराते हैं उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, स्टैम्प पेपर कम लगे, टैक्सेबल गेनिंग कम देना पड़े, ये सब देने के लिए ये लोग क्या, अगर मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी बिकी है तो ऑन पेपर शो करते हैं 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, मतलब ऑन पेपर ये लोग कम शो कर देते हैं, और जितना ऑन पेपर लोग शो करते हैं उतने की स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं, और बाकी पैसा ऊपर से कैश में पेमेंट हो जाता है नंबर 2 तरीके से। क्या ये आप बात जानते हैं? ऐसा फ्रॉड लोग करते हैं, तो ये तो फ्रॉड सर आता जानते है। हैं सर, हमारा भी सर जमीन लिखा रहा था, ऐसे ही हुआ था, कम का स्टाम्प लगा था। हाँ, तो बात समझो हमारी, तो जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं कोई लैंड या बिल्डिंग की, जितनी उसकी वैल्यू आपने सेल किया है जिस प्राइस पर, उस प्राइस का पूरा स्टैम्प न लगा के, स्टैम्प उसका पूरा कंसिडरेशन आप थोड़ा कम दिखा देते हैं। रियल में, एक्चुअल में तो आप 50 लाख का बेचे हैं, पार्टी से 50 लाख रुपए ही लेंगे, लेकिन ऑन पेपर आप दिखा देंगे उसमें 30 लाख रुपए, ताकि स्टैम्प ड्यूटी क्या हो जाए 30 लाख देना पड़े आपको, तो कंसिडरेशन भी क्या हो जाए 30 लाख रहेगा आपका, जो टैक्सेबल बनेगी वो भी टैक्सेबिलिटी भी 30 लाख बनेगी आपकी, गेनिंग निकलेगी 30 लाख निकलेगी आपकी, तो आप डबल बेनिफिट हो गया। जिसने परचेज किया उसका स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा बच गया उसका, और जिसने सेल किया है उसकी कैपिटल गेन कम हो गई, तो वो भी मान जाता है ठीक है हमारा सेल प्राइस कम हो जाए तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, कम आएगा, हमारा कैपिटल गेन टैक्स कम देना पड़ेगा हमको। तो गवर्नमेंट इस चीज को अच्छे से जानती है कि पब्लिक क्या कर रहा है, क्या किस तरीके से लोग फ्रॉड कर लेते हैं, गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, इसलिए गवर्नमेंट ने हर जगह एक एरिया वैल्यूएशन कर दिया है, ठीक है ना, कि उस एरिया का होता है ना स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, जो लिखा है ना पैकेट में, स्टैम्प गवर्नमेंट हिसाब से स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, यानी कि उसमें कहा हर एरिया का गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्टैम्प वैल्यूएशन करता है, ताकि उससे कम आप नहीं कर सकते ना। हर एरिया का, जैसे आप जिस भी शहर में, जिस सिटी में, जिस गांव में, यहाँ भी है, उसका हर का एक एरिया वैल्यूएशन होता है ना, तो स्टैम्प अथॉरिटी होती है वहाँ की, तो वहाँ से आप अगर वहाँ की वैल्यू चल रही है 50 लाख, ठीक है, तो अब आप उसको 50 से ऊपर भले बेच सकते हैं, आप 60 बेचिए, 70 बेचिए, मतलब नहीं है, लेकिन 50 से कम का स्टैम्प आप नहीं लगा लाएंगे, आप अगर शो करेंगे तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। स्टैम्प पेपर आपको भले पैसा आप कम दीजिए, मगर आपको जितना स्टैम्प ड्यूटी कह रहा है उतना रुपया आपको स्टैम्प लगाना ही पड़ जाएगा, 50 लाख रुपए का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? गवर्नमेंट बोलती है कि बस एरिया कर दिया, इससे कम में आप शो नहीं कर सकते ऑन पेपर, इससे ऊपर शो करिए, इससे कम करेंगे आप अगर, तो भी आपको स्टैम्प ड्यूटी उतना पूरा देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना लगाए, एक फिक्स लिमिट ना लगा दे गवर्नमेंट, अगर बाउंसर ना सीलिंग ना लगाए अगर, तो लोग 50 लाख का बिल्डिंग बेचेंगे और दिखा देंगे 5 लाख रुपए, हमें 5 लाख बेच दिया, तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि 50 लाख सामान 5 लाख बेच देंगे, आप बहुत कम दिखा देंगे ताकि दमी टैक्स बच जाए आपका पेपर पर, और पूरा पैसा नंबर 2 में चला जाएगा 45 लाख रुपए। यही है, तो इसी को कहते हैं ब्लैक मनी। आप दिखाया, दिया 50 लाख रुपए, 5 लाख ऑन पेपर आया, 45 लाख क्या हो गया, ऊपर से दिया, ये ब्लैक मनी हो गई आपकी। असल में ब्लैक मनी ब्लैक कलर थोड़ी होता है, इसी को बोलते हैं ब्लैक मनी, नंबर 2 में चला गया। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बनाया, कि अब देखिए वहां पर जो प्रॉपर्टी होगा स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के आधार पर उसने फिक्स कर दिया कि वहां का वैल्यू क्या है, 40 लाख रुपए है। अब आप उसको 50 लाख बेच रहे हैं, तो आप चाहे 50 लाख स्टैम्प दीजिए या फिर आप 40 लाख दीजिए, 40 लाख उसके हिसाब से, 40 लाख से कम आप नहीं दे सकते, ये बताया ना आपको ना बात। चलिए अच्छा, वही यहाँ पर कह रहा है कि अब आप उसी हिसाब से आप ट्रांसफर पर आपको वैसे प्राइस का आप करते हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो आपको क्वेश्चन पेपर ऑन पेपर सैलरी बनती है, उस सैलरी पे जो आप शो करते हैं वही क्या बन जाता है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा। और उसमें क्या है, वेयर एज द वैल्यू असेस्ड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ने वैल्यूएशन असेस किया हुआ है तो वो 110% क्या होगा, नॉट एक्सीड, 110% से अधिक नहीं होगा
द कंसिडरेशन रिसीव और एक्यूरिंग, जिस वैल्यू पर आप सेल कर रहे हैं उसके 110 नहीं सकता। वेयर द असेसिस क्लेम बिफोर एनी असेसिंग ऑफिसर that the value adopted or assessed or assessable by the Stamp Valuation Authority exceed the fair market value of the property as on the date of transfer। ऐसी बात है, हर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू होती है, एफआरवी जानते थे आप लोग ना, उसमें थोड़ी पढ़े हम लोग। तो माइक जिसका ऑन है ऑफ कर लीजिए आप, माइक बाहर की आवाज आ रही है आपकी, पूछना होगा ऑन कीजिएगा। तो अब अगर फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक हो जाएगा, स्टैम्प असेस हो जाएगा, तो क्लेम करेगा सीसी, भाई आपने अधिक कर दिया है, और तो 110% ऊपर नहीं कर सकते वो। द वैल्यू ऑफ so adopted or assessed assessable by the Stamp Valuation Authority has not been disputed on any appeal, revision or reference has made any other authority court of high court। इस पे इस प्रकार का कोई केस कोर्ट में न चल रहा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और असेसिंग ऑफिसर में रिफर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर where the value of certain by valuation officer is less than the value of adopted स्टाम्प ड्यूटी पर्पस। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसकी पर्पस की करते हैं। तो ए हो मतलब असेसिंग ऑफिसर में टेक सच फेयर मार्केट वैल्यू टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। उसमें क्या होगा, जो मार्केट की आपने कम दिखाया होगा, आपने अगर भाई देवे अपने बहुत पेपर को कम दिखा दिया है, तो असेसिंग ऑफिसर जो होगा वहां का फेयर मार्केट वैल्यू को ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेगा। ठीक है, उस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, आपने दिखाया है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन जब करेंगे तो और समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब समझ आ रहा है, आप स्पेशल प्रोविजन for the full value of consideration for the transfer of shares other than quoted। देखते हैं, where the consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital assets being a share of a company other than quoted share is less than the fair market value, such share determined in the case of manner may be prescribed। The value of determined shall for the purpose of period be deemed to be full value of the consideration received or acquiring such result of such transfer। ठीक है, the previous situation shall not apply to any consideration of received acquiring the result of transfer by आ गया, एक मिनट, चलिए कहाँ गया, ट्रांसफर बाय सच क्लास ऑफ प्रीवियस पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बी प्रेस्क्राइब्ड। अब देखो इसमें एक स्टेटस वर्ड डाला गया आपका कि अगर आपने कंसिडरेशन रिसीव हुआ है एक्वायरिंग रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर बाय एनी एसेसी ऑफ द कैपिटल, कोई ट्रांसफर बीइंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन द कोटेड शेयर, जो शेयर कोटेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, उस पर आपने शेयर को सेल किया है। ठीक है ना, उस शेयर पर लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर सेल कर दिया है ऑफ सच शेयर determined by the such manner may be prescribed, the value of determined fell for the purpose deemed to be full value of person received or acquiring the result of the such transfer। अगर आपने जितनी वैल्यू में सेल किया है, जो वैल्यू आपको रिसीव्ड हुई है, वही जो जिसने पे पैसा मिला है आपको, वही रिसीव वैल्यू को क्या मान लिया जाएंगे, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, और इसी पर आपकी टैक्सेबिलिटी भी करी जाएगी। अब आ रहा है डिटरमिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वेयर इट इज नॉट असर्टेबल। अब देखो माने कि ऐसी जहां बता रहा है कि फुल वैल्यू माने कंसिडरेशन जहां पर इसको असर्टेन न किया जा सके। where the consideration received or acquiring a result of transfer of capital assets by necessity is not ascertainable, नहीं मालूम चल पा रहा है, और cannot be determined नहीं हो पा रहा है, then for the computing chargeable capital gain the fair market value of the said asset on the date of transfer shall be deemed, ये मतलब मान लिया जाएगा to be the full value of the consideration received or acquiring as a result of such transfer। यानी कि ऐसा आपने सेल किया बट उसकी शेयर वैल्यू का आप कंसिडरेशन नहीं मिल पा रहा है, या नहीं हो पा रहा है, एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां का आप देखेंगे जो भी वहां की आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू पर के हिसाब से उसको डीम करके मान करके उसकी सेलिंग प्राइस मान ली जाएगी जितने आपने सेल किया होगा, और उसी पर टैक्सेबिलिटी की जाएगी। ठीक है, जहां पर आप कंसिडरेशन वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाएगा एज ए उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो अब तक बात हमने किया है था कंसिडरेशन की, यानी कि सेल प्राइस की, कि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल एसेट्स आप सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस क्या लिया जाए, भाई जो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
कही जाएगी वही जितना आपने उसको, जितने में आपने पैसे उसको सेल किया हुआ है, वो आपकी सेलिंग प्राइस के बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट मतलब है कि जितने में आपने उसको परचेज किया था। अभी तक तो सेल प्राइस की बात करते रहे, कंसीडरेशन की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम लोग कितने में आपने उसको परचेज किया हुआ है। ठीक है ना। भूमिका जी, दीक्षांत जी, महेंद्र, पंकज, सलभ, सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आराम से? अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? बस आराम से नो हुई है सर। ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलिए चलिए, Yes, चौथा sir. नेटवर्क काम किया हमारा, इसीलिए हमने कहा रुको 2 मिनट चेंज करें हमको। अब सही हो गया। चलिए अब अगर फिर हम देख रहे हैं आगे, तो कॉस्ट की बात करेंगे हम लोग अब यहाँ पर कि कितने का हमने परचेज किया हुआ है। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स वैल्यू ऑफ व्हिच द एक्वायर्ड, इट मींस दैट द व्हाटएवर कॉस्ट इनकर्ड गेटिंग ऑन एसेट्स, उसे खरीदने के लिए क्या खर्चा लगा और प्लस क्या एक्सपेंसेस किया, ठीक है ना, कॉस्ट एक्विजिशन करने के लिए। और इंटरेस्ट मनी पेड बोरोड फॉर द परचेज ऑफ द कैपिटल एसेट्स वुड constitute part of the cost acquisition provided such interest has not been deducted under any other provision। आप उस इंटरेस्ट पर भी आपको यहाँ पे कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा अगर आपने कहीं से क्लेम नहीं दिया है तो। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन एज ए नोशनल फिगर। अच्छा, क्या क्या आता है? पहला, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी हमारे जैसे मान लो हम प्रॉपर्टी के अगर ओनर हैं तो हमारे पहले जो भी ओनर होगा उसका मंथली, जैसे इफ द एसेट इज एक्वायर्ड बाय एन एसएससी in the following circumstances the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the cost of which previous owner of the property acquired it will be increased by the cost of any improvement of the assets incurred by the previous owner or the assessee। उसमें तो भाई प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे और अगर इंप्रूवमेंट में कुछ आपने कराया है, कोई खर्चा आपने कराया है तो उस खर्चे को भी ऐड किया जाएगा उस कॉस्ट में। अब बता रहा है इसमें कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर इज टेकन एट द एक्शन ऑफ द एसेट, कब कब कौन कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपके प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी मान ली जाएगी। ठीक है ना। पहला उसमें है एन ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, और अंडर गिफ्ट और विल। अब देखो एक बात बताओ, जो हम लोग पढ़े ना प्रीवियस ओनर कॉस्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों लिखा जा रहा है? एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, जैसे आपको पिताजी की संपत्ति थी, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों में संपत्ति को बंटवारा कर दिया गया, ठीक है, तो हिस्सा लग गया, दीवार उठ गई, उनके नाम रजिस्ट्री भी करा दिया गया, अलग अलग उनके नाम ट्रांसफर कर दिया गया, उनके अब वो प्रॉपर्टी 4 हिस्सा लगा, चारों भाई के नाम में आ गया। अब एक बात बताओ, वो चारों भाई तो उस प्रॉपर्टी के अब ओनर बने, लेकिन ये चारों भाई प्रॉपर्टी को परचेज तो नहीं किए थे, ये परचेज किए थे उनके पिताजी अपने समय में, इनको तो सिर्फ ट्रांसफर कर दिया इन्होंने फ्री में। तो भाई देखा जाए तो फिलहाल अभी जो चारों भाई हैं उनके हैंड में प्रॉपर्टी आई है उसको तो फ्री मिला, उसने तो परचेज किया नहीं था, वो तो पिताजी की प्रॉपर्टी उनको फ्री मिल गया, ऐसे ओनर बन गए लोग, तो उनकी कॉस्ट थी नहीं। अब जब ये आदमी, ये बेटा, क्या ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, नहीं सेल कर सकता है? सेल तो कर सर। सेल कर सकता है। और जब ये Yes, सेल sir. करेगा तो भाई मान लो प्रॉपर्टी उसने 50 लाख में सेल किया, अब सेल करने तो 50 लाख रुपए उसकी हो जाएगी सेल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो गया, फुल वैल्यू। अब उसमें वो कहेगा कॉस्ट लेस करिए हमारा, तो भाई उसकी कॉस्ट 0 थी, उसने खरीदा तो था नहीं, तो उसके पिताजी से उसको मिला था एज हेरिटेज, उसको मिल गया था संपत्ति, उसके वापस पैतृक संपत्ति उसको मिली थी, तो उसके परचेज तो किया नहीं था उसने, उसका कॉस्ट 0 है उसमें, तो क्या उसमें कॉस्ट 0 मानेंगे? नहीं। No, sir. ऐसे ही इतने में उसके पिताजी कहा गया, हाँ, ऐसे कैसे कहा गया, इस प्रॉपर्टी का जो प्रीवियस ओनर था, यानी कि हमारे पहले जो हमारे पिताजी जिस प्रॉपर्टी के जो ओनर थे, उन्होंने जिसमें प्राइस परचेज किया था, वही उनकी कॉस्ट जो थी हमारी कॉस्ट मान ली जाएगी। अब बात समझ में आपको आ गया होगा कि कब जो कह रहा है ना कि प्रीवियस ओनर का कॉस्ट डीम्ड, लिखा है ना वो हेडिंग को, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी प्रीवियस ओनर वाली की कॉस्ट होगी वही हमारी कॉस्ट डीम्ड मतलब मान ली जाएगी। इसमें केस ये सब आते हैं, जब हमने जब खरीदा ही नहीं है, हमने उस पर पेमेंट किया ही नहीं है, तो फिर ठीक है हमारी कॉस्ट कहाँ से है, तो हम क्योंकि हम ओनर हम ही हो चुके हैं इस समय, इन सिचुएशन में तो जो हमारे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही कॉस्ट हमारी मान ली जाएगी। कोई प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मतलब क्या, विल मतलब क्या, गिफ्ट है कोई हमें तोहफा दे दिया, लो मेरे नाम एक मकान लिख दिया, या विल मतलब होता है वसीयत, हिंदी में विल क्या बोलते हैं, वसीयत। आपने किसी की कोई अपना प्रॉपर्टी मैं नाम लिख दिया, हमको वसीयत कर दिया, तो वसीयत करेगा, गिफ्ट करेगा तो पैसा लिया होगा, फ्री में दिया होगा,
तो आपको हम तो फ्री में पाए हैं। अब क्या हमारे नाम प्रॉपर्टी आ चुकी है तो क्या इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं? हम सेल कर सकते हैं इसको। जब हम सेल करेंगे whenever we are sell, तो हमारी जो सेल प्राइस तो बनेगा हमारा कंसीडरेशन, और मेरी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? हमको तो बिल मिला है, हमको तो गिफ्ट मिला है, हमारी कॉस्ट कुछ थी नहीं। तो इस ऐसी सिचुएशन में जो हमारे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही हमारी कॉस्ट मान जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तीसरा बताएं, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन और एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी या अंडर ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व ऑफ द इक्वल ट्रस्ट या ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट कंपनी टू इंडियन कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, द ट्रांसफर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी। यानी इन सारे केसेस में हम जो भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है उसने परचेज नहीं किया, उसको पैसे मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट नहीं लगी थी, लेकिन सेल करते वक्त जब हमें कॉस्ट जरूरत पड़ेगी तो उसके ठीक प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही हमारी कॉस्ट मान ली जाएगी, कॉस्ट एक्चुअल मान ली जाएगी इन सारे केसेस में। ठीक है, सब केसेस में बताया जा रहा है आप लोगों को सारे केसेस में कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट इस केसेस में मान ली जाएगी आपकी कॉस्ट, आपने परचेज नहीं किया हो तो। अब बात करें आपकी हम कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी के बारे में। तो भाई where the share security was acquired before 1st April 2001, the cost of acquisition will be taken the actual cost or fair market value on 1st April 1, whichever is beneficial to the assessee। अब यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्ट ने आपको जो दिया है आपको प्रोविजन बेनिफिट टू द एसएससी। अब जाहिर सी बात है आपको समझना होगा कि एसएससी के लिए बेनिफिट क्या हो जाए, कॉस्ट को कम दिखाएं या ज्यादा, विच एवर इज बेनिफिशियल। यहाँ नहीं कहा विच एवर लो रहा है यार, ये कह दिया विच एवर इज बेनिफिशियल। अब आप समझिए